अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर नंबर 13 के बारे में बात कर रहे थे और अथॉरिटी के हवाले से कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 13 को, जिसका नाम है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज़। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स और उसके क्वेश्चंस देख रहे होंगे। उसके बाद हम एक छोटा सा कंसेप्ट होल्डिंग आउट का डिस्कस करेंगे, जिसको हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं। आज जो हमने चीज़ें पढ़नी हैं ये किसी या किसी स्टेज पे मैंने आप लोगों को समझाई हुई हैं, तो आज इनको हम ऑफिशियली देखेंगे और इन पे एक बार फिर से तफसील से बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर एंड फर्म से, कि पार्टनर की और फर्म की क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं, किन केसेस में सिर्फ पार्टनर लायबल होता है, किन केसेस में सिर्फ फर्म लायबल होती है। अथॉरिटी के हवाले से ये चीज़ें हम देख चुके हैं, तो आप देखेंगे वो वाली कुछ चीज़ें भी रिपीट हो रही होंगी। जो है वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ वाली चीज़ें भी यहाँ पे लाइबिलिटी में रिपीट हो रही होंगी, वही वाले कंसेप्ट जो है वो रिपीट हो रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर। यहाँ पे ये बात की गई है कि अगर एक पार्टनर हाँ कहता है, अगर एक पार्टनर यस कहता है, तो क्या इसका मतलब होगा कि फर्म ने यस कहा है? क्योंकि हम ये तो बात कर चुके हैं, इतना तो हमें पता है, फर्म कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं है, फर्म कोई अलग से पर्सनैलिटी नहीं है। पार्टनरशिप जो काम है, जो लाइबिलिटी है, वो पार्टनर्स की है। पार्टनर्स ही पार्टनरशिप है, पार्टनर्स ही फर्म है। तो अगर फर्म खुद तो आके हाँ या ना कुछ कहेगी नहीं, कुछ बोलेगी नहीं, पार्टनर्स ही बोलेंगे। तो अगर कोई अकेला पार्टनर हाँ करता है, ना करता है, कुछ कहता है, तो क्या वो फर्म की तरफ से तस्वुर किया जाएगा या फर्म की तरफ से तस्वुर नहीं किया जाएगा? पार्टनर पर्सनली अपनी तरफ से चीज़ कह रहा है, ये तस्वुर किया जाएगा। इस चीज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखें, अगर कोर्ट में कोई केस है, एक पार्टनर को बुलाया जाता है, फर्म के हवाले से केस है, तो कोर्ट उससे क्वेश्चन करती है कि आप फर्म ने इस तरह का कोई काम किया है, और पार्टनर कहता है यस किया है। ये अच्छा, ये अलग बात है, इसको आपने अथॉरिटी के साथ मिक्स नहीं करना। अब उसके पास यस कहने की अथॉरिटी है नहीं, इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि नहीं, वो चीज़ें हम कल पढ़ चुके हैं कि पार्टनर्स ने उसको इजाज़त दी हुई है, नहीं दी हुई। अगर वो कोई गलत काम करेगा तो वो पार्टनर्स के लिए लाइबल होगा, वो उनका इंटरनल मैटर है कि आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, आपने कोर्ट में जाकर ये बात क्यों की, अब आप लाइबल हो, हमें जवाब दे हो, हमें जवाब दो। लेकिन अब कोर्ट के सामने जब उस पार्टनर ने यस कह दिया ना, तो अब वो पार्टनर का यस जो है वो फर्म का यस कंसीडर किया जाएगा कोर्ट के हवाले से, थर्ड पार्टी के हवाले से। इंटरनली अंदर उनके क्या चल रहा है, उसके पास अथॉरिटी थी नहीं थी, वो एक सेपरेट डिस्कशन हम कल कर चुके हैं। आज हम कोर्ट के हवाले से मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर कोर्ट में कोई पार्टनर यस कहता है, कोर्ट ने उससे क्वेश्चन किया कि आपकी फर्म के खिलाफ ये केस आया है, आपकी फर्म ने ये काम किया है, वो एडमिट कर लेता है जी मेरी फर्म ने ये काम किया है, तो वो समझा जाएगा कि उसने एडमिट नहीं किया, बल्कि फर्म ने एडमिट किया। ये उस बंदे ने एडमिट नहीं किया, ये फर्म ने एडमिट किया। ये सब पार्टनर्स पे उसकी लाइबिलिटी, उसके हाँ कहने की लाइबिलिटी हो जाएगी। कब हो जाएगी ये हम देखते हैं। एनी एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर ये फॉलोइंग टू कंडीशंस फुलफिल होंगी तो उसने कोर्ट में जो यस कहा है या उसने कहीं भी कोई बात कही है, वो समझा जाएगा ये फर्म ने कही है, ये एडमिशन फर्म की तरफ से है। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हैं? पहला कि वो सच एडमिशंस और रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अफेयर ऑफ द फर्म्स, कि वो फर्म के अफेयर्स के हवाले से हो, फर्म के मामलात के हवाले से हो। ये नहीं कि उससे कोई अगर लड़की ने प्रपोज किया है, उसने यस कह दिया, तो इससे ये नहीं समझा जाएगा कि पूरी फर्म ने यस कह दिया। इसके लिए जो है ये एसेंशियल ये है कि अफेयर ऑफ द फर्म के हवाले से हो, कि वो एडमिशन, उसका यस कहना, वो उसका मानना, वो इसका इकरारनामा फर्म के मामलात के हवाले से हो। सच एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड इन
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और वो जो फर्म का बिजनेस है उस बिजनेस के हदूद में रहते हुए वो काम हो, फर्म उसी बिजनेस में डील कर रही हो। अगर ये दो कंडीशंस मीट करती हैं तो कोई भी पार्टनर एडमिट करता है तो समझा जाएगा फर्म ने एडमिट किया है। सिंपल सी बात है कि अगर वो फर्म के मामलात के हवाले से हो और फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, यानी फर्म का जो काम है, फर्म कपड़ा बना रही है, तो ये नहीं हो कि वो चीनी बनाने के किसी मामले में अपना एडमिशन दे रहा हो या चमड़ा बनाने की किसी फैक्ट्री के मामले में अपना एडमिशन दे रहा हो। उनका कपड़े का काम है तो कपड़े के काम में अपना एडमिशन दे रहा हो। ये एडमिशन ना दे रहा हो कि उसने अलग कोई चीनी का काम शुरू किया हुआ है, शुगर बेचने का काम शुरू किया हुआ है, गन्ने का काम शुरू किया हुआ है, उससे वो चीनी बनाता है, चीनी बना के बेचता है, वो उसके मामले में एडमिट कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं। फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के मामले में होना चाहिए और वो फर्म के मामले में हो, अफेयर ऑफ द फर्म के मुताबिक हो, देन हम कंसीडर करेंगे कि जो उसका एडमिशन है वो फर्म का एडमिशन है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। वन ऑफ द पार्टनर ऑफ XYZ फर्म एडमिटेड इन कोर्ट दैट फर्म हैज़ बीन इन्वॉल्व इन टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन में जो अपनी फर्म है वो इन्वॉल्व है, XYZ फर्म के एक पार्टनर ने जाके एडमिट कर लिया कोर्ट में। सच एडमिशन बाय वन पार्टनर इज एविडेंट अगेंस्ट द फर्म। तो ये ऐसे कंसीडर किया जाएगा कि ये फर्म ने खुद एडमिट किया है। सिंपल सा केस है क्योंकि ये फर्म के मामलात के हवाले से है, इसी वजह से इसको समझा जाएगा कि ये फर्म ने एडमिट किया है। फर्म के मामलात हैं, फर्म का जो बिज़नेस है उसके हवाले से ये मामलात जो है ये एडमिशन उसने किया पार्टनर ने। फर्म के बिज़नेस के हवाले से फर्म का टैक्स आया था, फर्म जो है वो टैक्स इवेड कर दिया, उसके हवाले से पार्टनर को बुलाया गया, पार्टनर ने अपना एडमिशन दिया कि जी फर्म ने टैक्स को इवेड किया है, तो कंसीडर किया जाएगा ये पार्टनर ने नहीं, ये फर्म ने एडमिशन दिया है। सब पार्टनर्स इस एडमिशन की वजह से लायबल बन जाएंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर कोई बात एडमिट करता है कि किसी किस्म की रिप्रेजेंटेशन करता है तो समझा जाएगा कि ये फर्म की रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो फर्म के मामलात के हवाले से हो और फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसका जो बिजनेस है उसके हवाले से हो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर। अब ये तो बात थी कि पार्टनर ने कुछ कहा है, पार्टनर ने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है, पार्टनर ने कुछ एडमिट किया है, पार्टनर ने कोई यस कहा है। अब बात करते हैं कि पार्टनर को किसी ने कोई नोटिस दिया है, तो क्या वो तस्वर किया जाएगा कि नोटिस वो फर्म को है। अगर पार्टनर के पास कोई भी लीगल नोटिस आया है, कोई भी किसी किस्म का नोटिस आया है, तो कब कंसीडर किया जाएगा कि ये जो है ये फर्म को दिया गया नोटिस। ये तीन कंडीशंस फुलफिल होंगी तो समझा जाएगा ये फर्म को नोटिस आया है। पहली कंडीशन क्या है, सच नोटिस मस्ट रिलेट टू द अफेयर ऑफ द फर्म। बिल्कुल वही जो पिछले हेडिंग वाली बात थी वो इधर लिखी हुई है कि ये इस तरह का नोटिस फर्म के मामलात के हवाले से होना चाहिए, कोई उसके पर्सनल मामलात के हवाले से नहीं होना चाहिए। उसको वाइफ उसको तलाक का नोटिस दे देती है तो इसका ये मतलब नहीं कि फर्म को तलाक हो रही है, ये फर्म के मामलात के हवाले से इस तरह का नोटिस हो तो वो फर्म को नोटिस समझा जाएगा। सच नोटिस मस्ट बी गिवन टू एन एक्टिंग पार्टनर एंड नॉट टू द स्लीपिंग पार्टनर। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि स्लीपिंग पार्टनर का तो थर्ड पार्टीज को पता ही नहीं है कि ये फर्म का पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर वही होता है ना, थर्ड पार्टीज को, लोगों को जिसके बारे में ना पता हो कि ये फर्म का पार्टनर है। तो इस तरह के बंदे को फर्म का नोटिस आ ही नहीं सकता, फर्म के हवाले से भी कोई भी नोटिस ऐसे बंदे को आ ही नहीं सकता जिसका लोगों को पता ही नहीं है कि ये फर्म का पार्टनर है। तो वो नोटिस जो है वो एक्टिव पार्टनर को आया हो, स्लीपिंग पार्टनर को ना आया हो, फर्म के मामलात के हवाले से वो नोटिस हो। और लास्ट कंडीशन है देयर मस्ट नॉट बी एनी फ्रॉड कमिटेड बाय द पार्टनर रिसीविंग द नोटिस। और जो नोटिस रिसीव कर रहा है उस बंदे ने किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना किया हो। अगर फ्रॉड किया होगा तो वो फर्म को नोटिस कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो उस अकेले बंदे को नोटिस कंसीडर किया जाएगा। दोबारा बात करते हैं, अगर किसी एक्टिव पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई नोटिस आता है तो कब समझा जाएगा कि ये फर्म को नोटिस आया। पहला तो वो हो फर्म के ही मामलात के हवाले से।
दूसरा वो एक एक्टिव पार्टनर को हो, स्लीपिंग पार्टनर को ना हो। स्लीपिंग पार्टनर का तो लोगों को पता ही नहीं होता कि ये पार्टनर है। तीसरा, जिस पार्टनर को वो नोटिस आया है वो किसी फ्रॉड में मुलविस ना हो, वो नोटिस फ्रॉड के बारे में ना हो कि उस पार्टनर ने फ्रॉड किया है, तो वो फर्म को नोटिस कंसीडर नहीं होगा, फिर वो उस पार्टनर को ही नोटिस कंसीडर होगा अगर कोई फ्रॉड का मामला होगा उस पार्टनर के। अदरवाइज वो जो नोटिस है वो फर्म को कंसीडर किया जाएगा। इसके हम एग्जांपल देखते हैं, चीज़ें हमें मजीद क्लियर हो जाएंगी। साजिद, आबिद एंड माजिद आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आबिद एंड साजिद आर एक्टिव पार्टनर्स एंड माजिद इज अ स्लीपिंग पार्टनर। तो ये लाइन पढ़ के हमें पता चल जाना चाहिए कि आबिद और साजिद को ही फर्म का नोटिस आ सकता है, माजिद को नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि माजिद एक स्लीपिंग पार्टनर है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये फर्म का पार्टनर है। A legal notice was served by one of their customer to साजिद। अब साजिद को दिया गया है, साजिद एक्टिव पार्टनर है, तो हमारी एक कंडीशन तो फुलफिल कर गई। साजिद डिड नॉट टेल अदर पार्टनर्स, साजिद ने दूसरे पार्टनर्स को नहीं बताया। ऐसी कोई हमने कंडीशन नहीं पड़ी कि भाई अगर दूसरे पार्टनर से छुपाया जाए तो वो फर्म का नोटिस नहीं रहेगा। तो इसका हमारे से इस एस्टिमेशन से कोई ताल्लुक नहीं है कि ये फर्म का नोटिस है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द कस्टमर टेक्स फर्दर लीगल एक्शन, आबिद एंड माजिद कैन नॉट plead ignorance of the notice as it was served on one of the active partner। अब वो लीगल नोटिस था तो ऑब्वियसली जो लीगल नोटिस था वो फर्म के मामलात के हवाले से ही था और वो एक्टिव पार्टनर को था और यहाँ पे किसी किस्म का कोई फ्रॉड नज़र नहीं आ रहा। तो हम ये बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं कि वो नोटिस फर्म के मामलात के हवाले से था। तो उस नोटिस के बारे में उसने बाकी दो पार्टनर्स को नहीं बताया। तो कल को जब ये कोर्ट में बात जाएगी तो वो दो पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि भाई हमें पता ही नहीं था। उस पार्टनर को पता चल गया, उस पार्टनर को नोटिस मिल गया, तो हमें क्या समझा कि फर्म को नोटिस मिल गया। उस पार्टनर को नोटिस देने का मतलब क्या था? फर्म को नोटिस देना। यही बात हम कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ नोटिस ऑफ एन टू एन एक्टिव पार्टनर। एक एक्टिव पार्टनर को फर्म के मामलात के हवाले से कोई नोटिस मिलता है और उसमें फ्रॉड उसने कमिट नहीं किया हुआ, तो तस्वुर किया जाएगा नोटिस किसको चला गया है? फर्म को नोटिस चला गया है, फर्म को नोटिस रिसीव हुआ है। तो अब बाकी पार्टनर्स को वो बताता है नहीं बताता, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने अगर उस पार्टनर को वो नोटिस दे दिया है तो कहना है कि भाई हमने फर्म को नोटिस दे दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, साजिद, आबिद एंड माजिद आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। आबिद एंड साजिद आर एक्टिव पार्टनर्स एंड माजिद इज स्लीपिंग पार्टनर। यहाँ तक एग्जांपल सेम है, माजिद स्लीपिंग पार्टनर है, माजिद को फर्म से रिलेटेड कोई नोटिस नहीं आ सकता। आबिद एंड साजिद जो हैं वो एक्टिव पार्टनर्स हैं, उनको लीगल नोटिस कोई भी अगर नोटिस आएगा तो वो फर्म के हवाले से कंसीडर किया जा सकता है अगर वो फर्म के मामलात के हवाले से है और उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया हुआ। आगे पढ़ते हैं। अ लीगल नोटिस वाज सर्व्ड बाय वन ऑफ द कस्टमर टू आबिद फॉर एलिजिंग दैट आबिद कमिटेड द फ्रॉड विद द कस्टमर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब बात सुने, आबिद को नोटिस आया है, फ्रॉड के हवाले से आया है, हालांकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है लेकिन फ्रॉड के हवाले से है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है प्रोविजन का, ऊपर देखें, थर्ड पॉइंट प्रोविजन का मैनिपुलेट कर गया, अब वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहा। द नोटिस इज नॉट इनफ, द नोटिस मस्ट बी सर्व टू पार्टनर who did not commit fraud। ऐसे पार्टनर को नोटिस जाना चाहिए था जिसने फ्रॉड कमिट नहीं किया। अब हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो नोटिस था वो फर्म को दिया गया, वो किसी पार्टनर को पर्सनली नोटिस दिया गया या जिस तरह से भी दिया गया वो हमारे समझने की बात नहीं है। हमारे समझने की सिर्फ इतनी बात है कि ये नोटिस जो गया है ये फर्म को नहीं गया, ये फर्म को नोटिस मौसूल नहीं हुआ। तो इसी तरह का बिल्कुल सिनेरियो यहाँ से आप लोगों को आ रहा होगा। इन 3 पॉइंट्स को और पिछली प्रोविजन में भी जो पॉइंट्स थे उनको आप जहन में रखें, उनको समझ लें तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। ये आप लोगों को समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। जितनी दफ़ा हम इसकी बात कर चुके हैं कि जो पार्टनर है वो ज्वाइंटली और स्वेरली लायबल होता है। सेवरल का मतलब होता है अकेला अकेला, ज्वाइंट का मतलब होता है सब इकट्ठे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि जो थर्ड पार्टी है उसकी मर्जी, चाहे वो एक पार्टनर को सू करे चाहे वो सब पार्टनर को सू करे, ये थर्ड पार्टी की मर्जी है, वो जिस पे मर्जी मुकदमा करे। पार्टनर अकेला अकेला भी लायबल है थर्ड पार्टी को, पार्टनर बाकी पार्टीज के साथ भी, बाकी पार्टनर्स के साथ भी लायबल है। लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है कि अगर पार्टी सिर्फ एक पार्टनर को सू कर देती है और उसी पार्टनर से सारी कंपेंसेशन निकलवाती है, तो बाकी पार्टनर्स का फर्ज बनता है कि उस पार्टनर ने जितनी कंपेंसेशन उस थर्ड पार्टी को दी है, जितना जुर्माना उसने अदा किया है, वो कंपनसेट करें, सब पार्टनर्स आपस में बांटें, वो सारा लॉस आपस में बियर करें। लेकिन थर्ड पार्टी के हवाले से हम अब रिलेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं। 12वें चैप्टर तक हमने बात की थी जो पार्टीज हैं उनका, पार्टनर्स हैं उनका आपस में रिलेशन। हम पार्टनर का जो रिलेशन है वो थर्ड पार्टी के साथ बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम थर्ड पार्टी की बात करेंगे। आपस में उनके क्या चल रहा है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि राइट टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट, राइट टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं कि उनके आपस में क्या ताल्लुकात होंगे कि अगर इस तरह का कोई केस हो जाता है, एक पार्टी सिर्फ एक ही पार्टनर से सारा जुर्माना निकलवा लेती है, तो उस पार्टनर का ये हक है कि बाकी पार्टनर्स उसको कंपनसेट करें। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। इस चैप्टर का नाम ही रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज है, तो हम थर्ड पार्टीज के हवाले से बात करेंगे यहाँ पे कि थर्ड पार्टी की मर्जी, चाहे वो एक अकेले पार्टनर को सू करे, चाहे वो सब पार्टनर्स को इकट्ठों को सू करे, चाहे 2 पार्टनर्स को सू करे, चाहे 3 पार्टनर्स को सू करे, ये थर्ड पार्टी की मर्जी है। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, हमें चीज़ें मज़ीद समझ आ जाएंगी। बाबर, सलीम एंड दाऊद आर इन पार्टनरशिप। Babar purchases equipments for the partnership business. The equipment itself cost 20,000 and installation cost were 15,000. अब बाबर, सलीम और दाऊद हैं एक पार्टनरशिप में। बाबर ने क्या किया, एक इक्विपमेंट खरीदा, पार्टनरशिप के लिए उसने इक्विपमेंट खरीदा। उस इक्विपमेंट की कॉस्ट थी 20,000 रुपये और इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी उसकी 15,000 रुपये, यानी तकरीबन 45,000 रुपये में जो है वो 35,000 रुपये में वो इक्विपमेंट उनको पड़ गया। There is a dispute with the supplier that the firm refuses to pay installation costs. अब उसके साथ तनाज़ा खड़ा हो गया सप्लायर के साथ। फर्म ने क्या कहा, हम इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो 15,000 की है वो पे नहीं करेंगे। द सप्लायर डिसाइड्स टू सू फॉर द अनपेड 15,000। सप्लायर ने उन पर मुकदमा करने का फैसला कर लिया। इफ़ द सप्लायर सक्सीड्स इन द एक्शन ऑल पार्टनर्स विल बी लाइबल ज्वाइंटली फॉर 15,000 लाइबिलिटी। तो बिल्कुल अगर सप्लायर मुकदमा जीत जाता है तो वो 15,000 कौन पे करेगा, सब पार्टनर्स की बराबर लाइबिलिटी है कि वो 15,000 पे करें। इफ द डिस्प्यूट्स गोज टू कोर्ट द सप्लायर कैन आइदर sue all 3 partners jointly or he can sue any individual partner, बाबर, सलीम और दाऊद। अब अगर मुकदमा जो है वो कोर्ट में चला गया, अब थर्ड पार्टी की मर्जी है, चाहे वो अकेले एक पार्टनर को सू करे, चाहे उन तीनों को सू करे, चाहे उनमें से दोनों को सू करे। इफ़ ही चूजेज टू सू बाबर पर्सनली, अगर वो सिर्फ बाबर को सू कर देती है एंड सक्सीड्स विद हिज क्लेम, और जीत जाता है अपना मुकदमा, बाबर विल बी रिक्वायर्ड टू पे द सप्लायर। तो बाबर अकेला सप्लायर को पे करेगा। उसने बाबर के खिलाफ मुकदमा किया और मुकदमा जीत गया। उसके पास ये राइट था, उसके पास ये पावर थी कि वो चाहे एक पार्टनर को सू करे चाहे सब पार्टनर्स को सू करे। उसने एक पार्टनर को सू भी कर दिया और मुकदमा भी जीत गया। अब क्या होगा, मुकदमे का आगे क्या होगा, अब बाबर, जाहिर बात है बाबर जो है वो पे करेगा। जो अदालत ने हुक्म बाबर को दिया है कि इतना जुर्माना आप अदा करो या 15,000 रुपये पूरे अदा करो, वो बाबर पे करेगा। लेकिन विद इंटरनल अफेयर, उनके अंदरूनी मामलात में बाबर ये जो 15,000 पे किए हैं ये बाकी दोनों पार्टनर्स से रिकवर करेगा। 15,000 तकसीम 3 होगा और तीनों को बराबर हिस्सा आएगा, तीनों को बराबर लॉस पड़ेगा। तो ये बात है ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट्स हैं, इनको आपने अपने ज़हनों में बिठाना है, इनमें इतनी याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर, ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये दोबारा से बात आ गई है कि अगर किसी पार्टनर ने गलत काम किया है या फिर फ्रॉड भी कर दिया, फ्रॉड भी गलत काम में आ जाता है,
तो लाइबिलिटी क्या होगी, ये बात हम पहले कर चुके हैं। थर्ड पार्टी के हवाले से थर्ड पार्टी की मर्जी, थर्ड पार्टी एक को सू करे, सबको सू करे, जिसने सिर्फ वो गलती की है, वो रॉन्गफुल एक्ट किया है, वो फ्रॉड किया है, उसको सू करे या सभी को सू कर दे, ये थर्ड पार्टी की मर्जी है। लेकिन बाद में क्या होगा, अगर जिसने फ्रॉड किया उसको सू नहीं करती थर्ड पार्टी पूरी फर्म पे मुकदमा कर देती है, फर्म को पैसे देने पड़ते हैं पूरी को। फर्म के इंटरनल अफेयर में क्या होगा, जिसने वो फ्रॉड किया था, जिसने वो रॉन्गफुल एक्ट किया था, बाकी पार्टनर उससे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी के लिहाज से क्या होगा, थर्ड पार्टी की मर्जी, जिसको मर्जी सू करे। वेयर बाय द wrongful act or omission of a partner acting in the ordinary course of business of a firm, loss or injury is caused to any third party or any penalty is incurred, the firm is liable to the same extent as the partner। तो पूरी की पूरी फर्म लाइबल हो गई, उसकी मर्जी थर्ड पार्टी की, जिसको मर्जी सू करे। In case of fraud, although the firm is liable to the third party for loss caused to the third party by fraud committed by a partner, but as between partners, same must be borne by the partner committing the fraud। अब भी पार्टनर्स के अंदरूनी मामलात में क्या होगा, पार्टनर्स जिसने वो फ्रॉड किया सारा का सारा उसी से रिकवर कर रहे होंगे। लेकिन थर्ड पार्टी की मर्जी, वो चाहे पूरी फर्म को सू करे, पूरी फर्म से अपना नुकसान रिकवर करे। एंड कैन नॉट बी शेयर अमंग ऑल पार्टनर्स। तो फ्रॉड का इस तरह का नुकसान सब पार्टनर्स में शेयर नहीं किया जा सकता। रॉन्गफुल एक्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। जो रेटिफाई भी कर सकते हैं पार्टनर्स, उसको माफ़ भी कर सकते हैं, उससे जुर्माना भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम गालिबन कल के लेक्चर में या 12 चैप्टर के लेक्चर में हम चीज़ें सारी कवर कर चुके हैं। अब हम सिर्फ थर्ड पार्टी के हवाले से देख रहे हैं। थर्ड पार्टी की मर्जी, वो जिसको मर्जी सू करे, उसके पास ये हक है, उसके पास ये पावर है। एग्जाम्पल देखते हैं। SBMQ is a partnership firm in which Shabir, Bashir, Munir and Qadir are partners. Shabir, the only active partner, knowing that the goods were stolen once, purchased and sold them in the name of the firm। चोरी की हुई गुड्स जो हैं, चोरी का जो माल है, उसने खरीदा और बेच दिया, और उस पार्टनर को पता था ये चोरी का माल है। All the partners, including sleeping partners, are liable to the owner of goods for the tort of conversion। तो कन्वर्जन, तो इस कन्वर्जन के जो गलत काम है, ये जो चोरी की चीज़ें जानबूझ के ख़रीदना और बेचना, इसको टोर्ट ऑफ कन्वर्जन में जो है वो इंक्लूड किया जाता है हमारे लॉ में। तो ये एक गलत काम तस्वुर किया जाता है, जिसके लिए लाइबिलिटी जो है वो सब पार्टनर्स की बनेगी। थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट जो भी है वो सब पार्टनर्स को सू कर सकती है। अब सब पार्टनर्स के दरमियान ये अलग बात है कि वो जो पार्टनर्स हैं, जिसने एक्टिव पार्टनर ने ये गलत काम किया है, उसे कहें कि जितना हम पूरी फर्म को नुकसान हुआ है वो सारा का सारा तुम पे करो, ये अलग बात है। लेकिन जो गवर्नमेंट या थर्ड पार्टी है वो किसको सू करेगी, पूरी की पूरी फर्म को, चाहे अकेले पार्टनर को, ये थर्ड पार्टी के पास पावर मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लाइबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। बिल्कुल वही बात करेगा यहाँ पे भी कि अगर कोई पार्टनर किसी से पैसे वगैरह लेता है और उसको मिस अप्लाई कर देता है तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी। द फर्म इज लायबल टू मेक द गुड एंड लॉस वेयर। अब देखें, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पार्टनर किसी से पैसे लेता है और उसको मिस अप्लाई कर देता है तो कौन लायबल होगा। अगर तो वो उसने पैसे लिए हैं फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, अगर तो वो फर्म का काम था किसी भी तरह से, अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपेरेंट अथॉरिटी, ये पार्टनर की अथॉरिटी में था, पार्टनर की चाहे वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में चीज़ थी वो पैसे लेना, चाहे पार्टनर की एक्चुअल अथॉरिटी में चीज़ थी, किसी भी तरह से वो पार्टनर की अथॉरिटी थी वो पैसे लेना और उसको उस तरह से यूज़ करना, वो उसने उसी तरह से पैसे ले लिए, लेकिन उसने जिस तरह से यूज़ करने चाहिए थे वैसे नहीं किए, उनको खा गया या कुछ भी किया। नेक्स्ट पॉइंट है, अ फर्म इन कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रिसीव्स द मनी। अच्छा, पहले फर्स्ट पॉइंट को हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि एक पार्टनर जो है उसने पैसे लिए किसी थर्ड पार्टी से, फर्म उसके पास अथॉरिटी थी, उसके पास फर्ज कर लें इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, उसने उधार पैसे लिए, उधार लेने की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है हर पार्टनर के पास, उसने उधार पैसे ले लिए
और उधार पैसे लेके उसने कहा था कि मैं इन पैसों को ना फर्म में इस तरह से यूज़ करूँगा, लेकिन उसने पैसे लेने के बाद अपने घर पे यूज़ कर लिए, या फिर वो घर ले गया, उसने वो पैसे खुद खर्च कर लिए, अपने ऊपर खर्च कर लिए, फर्म को नहीं दिए, उसने ये फर्म को नहीं दिए। तो जो थर्ड पार्टी है वो किसको सू कर सकती है? वो पूरी फर्म को सू कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये उस पार्टनर की अथॉरिटी थी, उस पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी थी कि वो फर्म के नाम पे कर्जा ले सकता है, और उसने फर्म के नाम पे ही कर्जा लिया, कल को वो डिफॉल्ट कर जाता है तो थर्ड पार्टी जो है वो पूरी की पूरी फर्म को सू कर सकती है। लेकिन अगर वो पैसे उस जिस बंदे ने लिए वो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं थी, किसी और हवाले से उसने पैसे लिए, उसका कपड़े का कारोबार है, उसे जो थर्ड पार्टी ने पैसे दिए वो इस हवाले से दे कि आप लेके ना स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर्स हैं ना उनमें जाके इन्वेस्ट कर दें इन पैसों को। अब उसका काम, फर्म का काम शेयर की लेन देन का नहीं है, फर्म का काम कपड़ा बनाना है, कपड़े के बिजनेस का है। तो अब जो पैसे लिए हैं वो फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं लिए, अब फर्म लायबल नहीं होगी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अब वो सिर्फ अकेला पार्टनर ही पर्सनली लायबल होगा। इस बात को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं। तो ये तो पहला पॉइंट था कि अगर एक पार्टनर ने अपनी अपेरेंट अथॉरिटी के अंदर, उसके पास अथॉरिटी थी, वो पैसे ले लिए और उसको मिस अप्लाई जो है वो कर लिया है। दूसरा पॉइंट है कि अगर फर्म ने पैसे लिए हैं, पैसे सब पार्टनर्स ने मिल के लिए, लेकिन उन पैसों को सिर्फ एक पार्टनर ने बीच में से उठा के और मिस अप्लाई कर लिया है, तब भी पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई पैसे ही फर्म ने लिए हैं, पैसे ही सब ने लिए हैं, तो लायबल भी सभी होंगे। अगर बीच में से चोरी हो जाते हैं, कोई एक पार्टनर बेईमान निकलता है, वो लेके निकल जाता है पैसों को, तो ये एक अलग कहानी है, उनका आपस का मामला है, वो किस तरह से इसको सेटल करना चाहेंगे, ये पार्टनर्स का आपस का मामला है। लेकिन लायबिलिटी किसकी होगी? पूरी फर्म की। थर्ड पार्टी की मर्जी, वो जिसको मर्जी सू करे। तो फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस वेयर। तो फर्म कब लायबल होगी? जब एक पार्टनर उसको पैसे लेता है फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसकी अथॉरिटी है ये वो पैसे लेना, और उस हवाले से वो पैसे ले लेता है या कोई प्रॉपर्टी ले लेता है किसी थर्ड पार्टी से और उसे मिसअप्लाई कर देता है, या फर्म अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो पैसे लेती है या प्रॉपर्टी लेती है थर्ड पार्टी से और उसे कोई भी पार्टनर मिस अप्लाई कर देता है या सारी फर्म मिस अप्लाई कर देती है। इन दोनों केसेस में पूरी की पूरी फर्म लायबल हो जाएगी। थर्ड पार्टी की मर्जी, चाहे वो एक पार्टनर को सू करे चाहे पूरी फर्म को सू करे। बाकी ये उनका इंटरनल मैटर है कि इसको सोल्व कैसे करना है। एक पार्टनर ने मिस अप्लाई किए हैं, उसको कितना जुर्माना डालना है, सारे के सारे उससे रिकवर करना है, ये उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन थर्ड पार्टी के हवाले लिहाज से सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं वो लायबल तस्वर कर लिए जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वो पैसे, वो प्रॉपर्टी अकेले पार्टनर ने ली है या पूरी फर्म ने जो ली है ना, सब पार्टनर्स ने मिलके ली है, वो फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं ली, वो किसी और मामलात में ली है, तब वो फर्म लायबल नहीं हो रही होगी। तब जिस पार्टनर ने वो पैसे लिए हैं वो अकेला ही लायबल हो रहा होगा, फर्म लायबल नहीं हो रही होगी। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे हमारे पास पेपर के क्वेश्चन भी हैं, उनको भी हम देख रहे होंगे तो ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो रही होगी। पहले भी हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। आरिफ, बासित एंड कासिम आर पार्टनर्स इन एन इंस्टॉलमेंट सेल बिजनेस। अब उनका काम क्या है? किस्तों पे चीज़ों को सेल करते हैं, किस्तों का बिजनेस है। Arif asked one of the customer deposit a security worth 100,000 in order to purchase goods on installment. अब उस 1 लाख रुपए ले रहा है, किस्तों का जो काम है उस पे गुड्स जो है वो हमसे परचेज कर लो और उसके एवज आप सिक्योरिटी 1 लाख रुपए की पहले रखवा दो, 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखवा दो। तो ये साफ पता चल रहा है देखते ही कि उनका इंस्टॉलमेंट का काम है और उसी हवाले से वो 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी ले रहा है। सब्सिक्वेंटली आरिफ मिसअप्रोप्रिएट्स द सिक्योरिटी एंड अब्सकॉन्टेड। अगर उसने वो जो सिक्योरिटी ली है
उसको मिस अप्रोप्रिएटली यूज कर दिया। एज सिक्योरिटी वॉज गिवन टू आरिफ वाइल ही वॉज एक्टिंग विद इन हिज स्कोप ऑफ द पार्टनर विद हिज अपेरेंट अथॉरिटी। अब जो है सिक्योरिटी लेना ये उनका कारोबार ही ये वाला है, इंस्टॉलमेंट का कारोबार है उनका, वो उसने इंस्टॉलमेंट की बेसिस पे ही वो सिक्योरिटी जो है वो ली है मिस्टर आरिफ ने। अब उसको गलत तरीके से उसने अप्लाई कर दिया, उस सिक्योरिटी को गलत तरीके से यूज़ किया है, तो अब सब पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे इस मिस अप्रोप्रिएशन की वजह से। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने लिया, ये उसकी अपेरेंट अथॉरिटी के अंडर आ रहा था, उसने अपनी अथॉरिटी के अंदर लिया, थर्ड पार्टी की मर्जी जिसको मर्जी सू करे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, एक बार से फिर से हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ से अब 3-4 बातें जो हमने लायबिलिटी की डिस्कस की हैं इनको आप देख लें, कंसेप्ट्स को सिर्फ पढ़ लें, याद नहीं करें, फिर क्वेश्चंस आपके लिए समझना आसान हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस कंसेप्ट की डिस्कस करने हैं आज। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दें जी। होपफुली आप लोगों ने जो है वो पढ़ लिया होगा, कंसेप्ट्स को देख लिया होगा लायबिलिटी वाले को। क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर आपका 1 है ICAP स्टडी टेक्स्ट का। स्प्रिंग 2020 में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन क्या था? साइमा, एसन एंड बारी आर पार्टनर्स इन अ लॉ फर्म। साइमा, एसन और बारी पार्टनर्स हैं एक कानून की जो फर्म है उसमें। तो लॉ फर्म का क्या काम होता है? कोई भी लॉ से मुतल्लिक जितने भी केसेस होते हैं उनको हैंडल करना। बारी रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 150,000 फ्रॉम वन ऑफ द फर्म्स क्लाइंट फॉर डिफेंडिंग अ लॉ सूट। तो बारी ने क्या किया? 1.5 लाख रुपया जो है वो एक क्लाइंट से लिया कि उसका केस लड़ेगा वो। बारी विदाउट प्रोसीडिंग ऑन क्लाइंट्स रिक्वेस्ट and informing other partners about the receipt of the amount utilized the money for the personal use। अब उसने क्या किया? इसको मिस अप्लाई कर लिया, उसको पर्सनल यूज कर लिया। डिस्कस द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर दैट ऑफ द फर्म विद रिगार्ड्स टू द बारीज एक्ट। तो इसके बारी के एक्ट के हवाले से जितनी राइट एंड लायबिलिटीज कहते हैं आपने पढ़ी हैं वो लिख दें। एक तो हमने ये पढ़ी है कि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, ये थर्ड पार्टी की मर्जी, चाहे एक को सू करे चाहे सबको सू करे। उसके बाद रॉन्गफुल एक्ट वाली पढ़ी है हमने जिसमें वो फ्रॉड वगैरह हो रहा था। और ये 2-3 जो हैं ये राइट्स एंड लायबिलिटीज़, इसके हवाले से जो सी भी बनती हैं वो आपने लिख देनी थी 3-4, तो आपको उसके 6 मार्क्स मिल जाने थे। देखते हैं इसने कौन कौन सी लिखी हैं। बारी हैज़ क्लियरली एक्सीडेड हिज अथॉरिटी, हाउएवर साइमा एंड असलान कैन नॉट रेपुडिएट द बारीज ट्रांजैक्शन विद द क्लाइंट। बारीज एक्ट ऑफ रिसीविंग 150,000 फ्रॉम द क्लाइंट फॉर डिफेंडिंग देम अगेंस्ट अ लॉ सूट was done to carry on the usual way business of the kind carried by the firm and such acts binds the firm। ये फर्म की लाइबिलिटी बनती है, लाइबिलिटी पूरी की पूरी फर्म की बनती है, थर्ड पार्टी की मर्जी जिसको मर्जी सू करे। पहली तो उसने ये लिख दिया है। उसके बाद फर्दर वेयर पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपेरेंट अथॉरिटी रिसीव्स मनी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिस सप्लाईज। अब उसने मिस एप्लीकेशन वाली जो लाइबिलिटी है वो लिखी है। द फर्म इज लाइबल टू मेक गुड्स द लॉस एज अ रिजल्ट ईच ऑफ द पार्टनर इज ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल with the client for all acts of the firm done while they are the partners। तो jointly और severally liable हो रहे होंगे, बिल्कुल वही वाली liability उसने लिख दिया है। Similarly, whereby the wrongful act or omission of Bari a loss or injury is caused to the client or any penalties incurred, the firm is liable to the same extent as the partners are liable। तो अब उसने wrongful act वाली उसकी liability लिख दी है और लास्ट पे उसने यहाँ पे एक किस्म का डिसीजन लिखा है। however Bari would be personally liable to the other partners इंटरनली उनके रिलेटेड इंडेमनीफाई फॉर रॉन्गफुल एक्ट वाला जो राइट्स था वो लिख दिया कि इंटरनली उनका क्या मामला चल रहा होगा कि 1.5 लाख रुपया जो उसने मिस अप्लाई किया है बाकी सारे पार्टनर्स को वो पे करेगा। तो ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ उसने पूछ ली। आप गौर कर रहे होंगे
कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हमने चैप्टर 11 पढ़ा, चैप्टर 12 पढ़ा, अब चैप्टर 13 पढ़ने हैं। हम क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें ये तीनों चैप्टर्स के एक ही क्वेश्चन में जो है वो सारे के सारे रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं, तीनों चैप्टर्स से रूल अप्लाई हो रहे होते हैं। अब इसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात की, लाइबिलिटीज़ कुछ इस चैप्टर वाली आ गई, जो राइट्स थे वो हम 12वें चैप्टर में पढ़ के आए हैं। इसी वजह से सिर्फ मैंने आपसे अकेले चैप्टर का टेस्ट नहीं लिया, ताकि आपको कुछ चीज़ें अनक्लियर रहती और आप टेस्ट को अच्छा परफॉर्म ना कर पाते और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता। तो अब जब हम तीनों चैप्टर्स कवर कर चुके होंगे, आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका होगा, तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्क्राइब द लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर, द फर्म फॉर मिसएप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बाय अ पार्टनर। तो उसने सिंपल सा रट्टे वाला क्वेश्चन पूछा स्प्रिंग 2012 में 8 मार्क्स के लिए, जो आपके ICAP स्टडी टेक्स्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग 2017 में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया और आपकी ICAP स्टडी टेक्स्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर ये 4 है। असगर, बाबर एंड करीम आर कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर बिजनेस इन पार्टनरशिप। दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 रिस्पेक्टिवली। तो 3 लोग हैं, ये पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज़ का? एग्रीकल्चर का, और इस रेशियो में ये अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। करीम इज नॉट लाइबल फॉर द लॉसेस ऑफ द फर्म। करीम जो है वो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली है, वो लॉस शेयर नहीं करता। इन फैक्ट 2017 द पार्टनरशिप incurred substantial losses due to heavy floods in the area and the partnership assets are not sufficient to meet the firm's liabilities। अब क्या हुआ? फ्लड आ गया जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान बेयर करना पड़ा पार्टनरशिप को, और अब फर्म के पास उसकी लाइबिलिटी मीट करने के लिए पैसे नहीं हैं। A number of creditors have filed a suit for recovery of the amount from करीम। अब कुछ जो उसके कर्जदार जिन्होंने कर्जा लेना है, कुछ डेटर्स जो हैं, क्रेडिटर्स जो हैं कुछ, उन्होंने करीम के खिलाफ भी मुकदमा फाइल किया है, जबकि करीम क्या है? पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली है। तो इससे भाई क्या फ़र्क पड़ता है? हम अभी पढ़ चुके हैं, ये शुरू से ये बात पढ़ते आ रहे हैं, जो पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली है वो लॉसेस के लिए इंटरनली फर्म के हवाले से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई लॉस, लेकिन थर्ड पार्टी जो है उसकी मर्जी, वो जिसको मर्जी सू करे, चाहे सेवरली सू करे, चाहे ज्वाइंटली सू करे, चाहे सबको सू करे, चाहे एक एक को सू करे, थर्ड पार्टी के हवाले से वो लायबल होगा। थर्ड पार्टी करीम से रिकवर करेगी, ये उनका अंदरूनी मामला होगा। करीम कहेगा कि मुझसे इतना नुकसान रिकवर किया गया, आप दोनों पार्टनर्स मुझे इतना नुकसान मिलके दो, तो वो उनका अंदरूनी मामला होगा। तो यही क्वेश्चन था अंडर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनालाइज एंड कमेंट, 3 मार्क्स के लिए यही चीज़ बिल्कुल उसने लिख दी। 3 मार्क्स आपको इस सिंपल सी चीज़ के लिखने के मिल जाने थे। 2017 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2.5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन स्प्रिंग 2018 में पूछा गया था, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें वो कहता है इन 2014 माजिद एंड इबाद स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेल एंड रिपेयर ऑफ व्हीकल्स अंडर द नेम ऑफ एमी मोटर्स। यानी MEM के नाम से उन्होंने एक काम शुरू किया। माजिद और इबाद ने क्या करते थे? वो गाड़ियां बेचते थे और रिपेयर भी करते थे। माजिद सोल्ड वन ऑफ द व्हीकल। अब माजिद कौन है? माजिद एक पार्टनर है, तो उसने एक व्हीकल बेच दी जाहिद को रिपेयर के लिए 10 मिलियन रुपए में। जाहिद और फाइंडिंग आउट दैट माजिद डिड नॉट हैव द लीगल टाइटल ऑफ द कार सूड MEM। जाहिद ने क्या किया? जाहिद को पता चला कि भाई जो इसने मुझे 10 मिलियन रुपए में कार बेची है, उसको रिपेयर के लिए दी है, उसके जो लीगल टाइटल है, उसका ओनर लीगली ये बंदा है ही नहीं। तो उसने बजाय अकेले माजिद को सू करने का, माजिद ने ये गलत काम किया था, उसने पूरी फर्म को सू कर दिया। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्कस हु वुड बी लायबल फॉर द डैमेजेस इन द अबव सिचुएशन। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो जाहिद है, जिसने पूरी की पूरी फर्म को सू किया है, उसने बिल्कुल सही सू किया है, क्योंकि माजिद ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये एक किस्म का फ्रॉड कह लें या रॉन्गफुल एक्ट कह लें, वो कमिट किया है। इंटरनली मामलात में इबाद जो है वो माजिद से रिकवर कर सकता है,
लेकिन थर्ड पार्टी के हवाले से थर्ड पार्टी की मर्जी, जिसको मर्जी सू करे, यही चीज़ उसने लिखी हुई है। लास्ट लाइन अगर देखें हम, हाउएवर माजिद शेल इंडेमनीफाई MEM और इबाद फॉर एनी लॉस कास्ट टू द फर्म बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द फर्म। अगर फ्रॉड के हवाले से कोई जो ये सारा लॉस हुआ है वो माजिद जो है वो इंडेमनीफाई करेगा इबाद को, क्योंकि ये उसका रॉन्गफुल एक्ट था। लेकिन ये जो भी काम हुआ है थर्ड पार्टी के हवाले से इसको देखा जाए तो थर्ड पार्टी की मर्जी, जिसको मर्जी सू करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। स्प्रिंग 2015 में नोमी सुल्तान एंड बहरम हैव डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश अ पार्टनरशिप बिजनेस टू रन अ डिपार्टमेंटल स्टोर। नोमी सुल्तान और बहरम 3 पार्टनर हैं, उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर बनाने के लिए एक पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट किया। द पार्टनरशिप बिजनेस वाज स्टार्टेड इन जनवरी 2015, वो जनवरी 2015 में शुरू हुआ। In March 2015, Behram received an overdraft for rupees 100,000 from the partnerships bank। उसने पार्टनरशिप के बैंक में से, बैंक ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी होती है, अगर आपके अकाउंट में पैसे ख़त्म भी हो जाएं तो बैंक एक किस्म का आपको कर्जा दे देता है। वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल होती है कुछ अमाउंट तक के लिए, वो उसने यूज़ कर ली 1 लाख रुपए की। He informed the bank that the money would be used to construct a new cash counter in the departmental store। उसने कहा हमने डिपार्टमेंटल स्टोर में थोड़ा काम वाम करवाना है, कोई कैश काउंटर बनवाना है, उसके लिए मैं ये पैसे ले रहा हूँ। However, he used the money to pay for his wife's Dubai trip, लेकिन उसने वो पैसे अपनी बीवी पे उड़ा दिए। Advise Nomi Sultan Behram about their rights and liabilities that the firm in relation to the above transaction। हमने नोमी सुल्तान और बहरम की जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो बतानी है। सबसे पहले तो ये सेवरली और ज्वाइंटली लाइबल हो जाएंगे। जो बैंक है उसकी मर्ज़ी, वो एक को सू करे या सब को सू करे। क्यों भाई? क्योंकि उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, जो हर एक पार्टनर होता है उसके पास अपेरेंट अथॉरिटी होती है लोन लेने की, तो उसने वही अपेरेंट अथॉरिटी यूज़ की है और बैंक को बिल्कुल भी नहीं पता कि कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, और ना ही कोई रेस्ट्रिक्शन पार्टनर्स ने उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी पे किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शन लगाई है। तो उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी थी लोन लेने की, उसने वो अथॉरिटी यूज़ कर ली। अब पूरी की पूरी फर्म जो है वो लायबल हो गई। लेकिन ये जो बाकी पार्टनर्स हैं उनके पास ये राइट मौजूद है कि वो ये जो मिस्टर बहरम है जिसने ये सब किया है, जिसने ये सब किया है, जिस पार्टनर ने, अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाकी पार्टनर्स को इंडेमनीफाई करे। तो देखते हैं, बहरम हैज़ क्लियरली एक्सीडेड हिज अथॉरिटी, हाउएवर नोमी एंड सुल्तान cannot repudiate Behram's transaction with the bank as the trading partnership. All the partners have implied authority to borrow money on credit for the firm, and the bank is under no obligation to find out the purpose for which the loan was actually being used। ये बैंक का काम नहीं है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कराता फिर कि वाकई ये बैंक ये जो लोन है ये इसी काम के लिए यूज़ करेगा। पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है तो उसने उस इम्प्लाइड अथॉरिटी को यूज़ करते हुए लोन ले लिया और लोन को यूज़ किया। बिल्कुल यही बात हमने की थी। फर्दर, वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपेरेंट अथॉरिटी रिसीव्स मनी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, मिसअप्लाइज इट, द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस। As a result, each of the partner is jointly and severally liable to the bank for the repayment। बिल्कुल यही बात हमने की थी कि भाई बैंक जो है वो किसी को भी सू कर सकता है और हर पार्टनर सेवरली और जो है वो जॉइंटली लायबल कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल पीछे जो हमने पहला क्वेश्चन देखा उसी क्वेश्चन की तरह का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। However, Behram would be personally liable the two other partners for the 100,000 and shall indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect। और इसकी जो willful neglect की वजह से जो लॉस हुआ है वो रिकवर करेंगे बाकी पार्टनर्स। यही बात, 3 बातें हमने डिस्कस की थी और यही उसने आंसर में लिख दी। ये हम लिख देते तो हमें इसके 5 मार्क्स मिल जाने थे। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये थे हमारे क्वेश्चन। अब एक छोटा सा कंसेप्ट होल्डिंग आउट के नाम से, जो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आखिरी बार डिस्कस करेंगे और इस कंसेप्ट को भी हम क्लोज करेंगे। इसके क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पानी वगैरह पी सकते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन इसको शुरू करते हैं। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। देखिए, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि पार्टनर
ऐसा इंसान जो एक्चुअली में पार्टनर नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टीज को किसी तरह से लगता है कि ये बंदा पार्टनर है, तो वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन जाता है। किस तरह से बनता है इसकी हम ऑफिशियली आज जो है वो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अ पर्सन हु एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी सो रिप्रेजेंटेड टू द थर्ड पार्टीज दैट ही इज पार्टनर इन अ फर्म इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक ऐसा पर्सन जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है लेकिन वो किसी तरह खुद को जाहिर करता है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली खुद को जाहिर करता है कि भाई मैं पार्टनर हूँ, या दूसरे उसको पार्टनर बोल रहे हैं और वो दूसरों को रोकता नहीं है, पार्टनर बोलने से परमिट करता है, इजाज़त देता है। तो जो बंदा सुन रहा है कि ये बंदा पार्टनर है और वो भी आगे से चुप करके बैठा हुआ है, किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा नेगेटिव, तो लोग उसको पार्टनर कंसिडर करने लग जाते हैं और उससे ट्रांजैक्शन करते हैं। इस तरह के पार्टनर को हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। और इस तरह का पार्टनर जो है वो लायबल होता है, फर्म के कामों के लिए लायबल होता है। इफ थर्ड पार्टीज गिव क्रेडिट टू द फर्म ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट शैल बी लायबल इफ ही इज पार्टनर इन द फर्म। तो वो बिल्कुल उसी तरह से लायबल होता है जैसे कोई भी फर्म का पार्टनर लायबल हो। ये सिंपल सी बात है। ये बात तो हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, सर कोई नई बात बताएं। देखिए हम इसकी दो टाइप्स देखेंगे जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन शामिल है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें, ये बात अपने जहन में बिठा लें कि इस बात का पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि जो बंदा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन रहा है उसको भी ये पता हो कि मैं उस बंदे के हिसाब से पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन चुका हूँ। जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन रहा है उसको ये पता हो कि मैं उस बंदे के लिहाज से पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन चुका हूँ। इस बात का पार्टनर बाय होल्डिंग आउट से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब जो बंदा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन रहा है उससे चाहे पता हो चाहे ना पता हो, किसी तरह रिप्रेजेंटेशन वो थर्ड पर्सन तक पहुंच गई है तो वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन गया है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि आप जाते हैं किसी से मुलाकात करने और उसको आप ये बताते हैं कि मैं फलां फर्म का पार्टनर हूँ, मैं KPMG का पार्टनर हूँ, और आपने तो सिर्फ उसी बंदे को बताया, लेकिन आपके पीछे एक और बंदा खड़ा आपकी बात सुन रहा था, आपको नहीं पता था ये बंदा भी सुन रहा है। तो अब आप पार्टनर बाय होल्डिंग आउट उस बंदे के लिहाज से भी हो गए हैं जिसने ये बात सुन ली है। अब आपने जिसको बताया था वो आगे जाके 10 बंदों को बताता है कि उस बंदे ने मुझे बताया वो KPMG में पार्टनर है, तो वो 10 बंदों के लिहाज से भी आप पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो गए हैं। अब कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो की जाती है, अब आपको नहीं पता, अब वो 10 बंदों को उस बंदे ने बता दिया, अब आप उस 10 बंदों को जानते भी नहीं हैं। वो 10 बंदे आपके बिहाफ पे KPMG को कोई लोन दे बैठते हैं, कल को वो लोन वापस नहीं करता, वो बंदा आपको सू कर देता है। आप कहेंगे भाई मुझे तो पता भी नहीं, लेकिन वो फिर भी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कंसीडर हो रहा होगा। इसमें जो मेन चीज़ है वो बंदे को पता होना ना होना मेन चीज़ नहीं है, थर्ड पार्टी का नॉलेज मेन चीज़ है कि थर्ड पार्टी को किसी तरह से इंडिकेशन चली गई हो, थर्ड पार्टी को पता हो कि ये बंदा इस तरह से है। तो ये देखते हैं, इट इज़ इमटेरियल दैट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट डज और डज नॉट नाउ दैट द रिप्रेजेंटेशन हैज़ रीच्ड द पर्सन सो गिविंग क्रेडिट। तो जो बंदा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन रहा है ये मैटर नहीं करता कि उसको पता है कि नहीं पता मेरी रिप्रेजेंटेशन किस किस बंदे तक पहुंच चुकी है, कौन कौन सा बंदा मुझे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बना चुका है, उस ये चीज़ मैटर नहीं करती। इट मीन्स दैट द रिप्रेजेंटेशन में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। रिप्रेजेंटेशन की दो टाइप्स हो सकती हैं, एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है और एक इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की। तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है जो आपने स्पोकन वर्ड से कही है, कि आपने किसी को बोल के कहा कि भाई मैं जो हूँ वो फलां फर्म का पार्टनर हूँ, या आपने रिटर्न कहा है, आपने लिख के उसे दे दिया कि मैं फलां फर्म का पार्टनर हूँ, और बाई हिज कंटेक्ट, या आपने अपने काम के जरिए कहा है। काम के जरिए कैसे कह सकते हैं? 3 पार्टनर्स आपके दोस्त, 3 दोस्त पार्टनर हैं, आप भी उनके साथ चले जाओ, और जिस पार्टी से मुलाकात कर रहे हो, जो जो काम पार्टनर्स कर रहे हैं आप भी साथ वही काम करे जा रहे हो, तो आपके एक्ट से साफ पता चल रहा है कि आप इन लोगों के पार्टनर हो, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ये समझ लेती है ये बंदा इनका पार्टनर है। उसके पास एक रीजनेबल रीज़न मिल जाती है थर्ड पार्टी के पास ये सोच समझने के लिए
कि ये बंदा इनका पार्टनर है, और तब भी आप पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन जाते हो। इसकी एग्जांपल है पारस रिप्रेजेंट्स टू रिजवान दैट ही इज पार्टनर इन द फर्म ऑफ अरसलान नुमान एंड अली। पारस ने अपने आप को रिजवान को ये कहा कि भाई मैं अरसलान नुमान और अली की फर्म में पार्टनर हूँ, वाइल एक्चुअली ही इज़ नॉट अ पार्टनर, लेकिन वो पार्टनर नहीं है। ऑन द फेथ ऑफ हिज रिप्रेजेंटेशन रिजवान गिव्स क्रेडिट टू द फर्म। उसकी रिप्रेजेंटेशन की बेस पे रिजवान ने फर्म को क्रेडिट दे दिया, कर्जा दे दिया। द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट सब्सिक्वेंटली, फर्म जो है वो दिवालिया हो गई। रिजवान कैन मेक पारस लाइबल ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग आउट। तो होल्डिंग आउट की बेसिस पे जो है वो पारस भी पार्टनर था, उसने खुद अपने आप को रिप्रेजेंट किया था एज अ पार्टनर, तो रिजवान अब उसको भी सू कर सकता है और पारस उसको रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की। ये तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन थी, डायरेक्ट बोल के उस बंदे को कह दिया कि मैं पार्टनर हूं, डायरेक्ट अपने काम से कह दिया या लिख के कह दिया। अब डायरेक्टली नहीं कहा, आपने किसी बंदे को कहा कि मैं पार्टनर हूं, उसने आगे जाके किसी बंदे को बता दिया कि ये फलां फर्म का पार्टनर है, इसको इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। दोबारा से देखें, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये थी कि आपने डायरेक्टली किसी बंदे को कहा कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूं, तो ये आपने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दे दी, चाहे आपने बोल के कहा, लिख के कहा, अपने कंडक्ट से कहा। दूसरा है इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, आपने उसे बल्कि लिख के अपने कंडक्ट से कहा, लेकिन उस बंदे ने आगे किसी से कहा। अब जिससे आगे किसी से कहा ना, उसको आपने डायरेक्टली नहीं कहा था, तो ये एक इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन का सर्कल बन गया। अब आप उस बंदे के इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के हवाले से पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन गए, या पीछे जो बंदा खड़ा था उसने सुन ली आपकी बात, आपने उस बंदे को भी नहीं कहा था, आपकी बात मिस्टर ए से चल रही थी कि मैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, मैं उस जो है वो फर्म का पार्टनर हूँ, आपकी बात मिस्टर ए से चल रही थी, आपकी पीठ पीछे मिस्टर बी खड़े थे, आपको नहीं पता था, तो मिस्टर बी को भी इनडायरेक्टली पता चला, और मिस्टर ए जाके आगे मिस्टर सी को बता देता है, तो मिस्टर सी को भी इनडायरेक्टली पता चला। इसको हम इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। A partner by holding out may have knowingly permitted himself to be represented as partner to other person, कि उसने अदर पर्सन को रिप्रेजेंट पार्टनर किया हो, लेकिन पता किसी और पर्सन को चल जाए। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, आमिर एंड बाकिर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। जाहिद इन्फॉर्म्स यासिर दैट ही इज आल्सो पार्टनर इन द फर्म। तो जाहिद ने क्या किया, उसने यासिर को कहा कि मैं भी इस फर्म में पार्टनर हूँ। यासिर कन्वेज दिस इंफॉर्मेशन टू हिज फ्रेंड कामरान, यासिर ने आगे कामरान को बता दिया। तो अब कामरान के पास जो रिप्रेजेंटेशन जाहिद की पहुंची है वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। कामरान बिलीविंग जाहिद टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म, आमिर एंड बाकिर सप्लाइज गुड ऑन क्रेडिट टू द फर्म। कामरान ने कर्जे पे जो है वो गुड्स प्रोवाइड कर दी, उधार पे गुड्स प्रोवाइड कर दी। कैन कामरान मेक जाहिद लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स रिमेनिंग अनपेड। तो जी बिल्कुल, वो बिल्कुल होल्डिंग आउट के जरिए इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पार्टनर बन चुका है, तो उससे गुड्स की प्राइस रिकवर की जा सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, टॉम, एंथनी एंड ब्रेड आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। लियोनार्डो हु इज जनरली सीन इन द कंपनी ऑफ टॉम, एंथनी एंड ब्रेड। अब लियोनार्डो मिस्टर जो है वो टॉम, एंथनी और ब्रेड की कंपनी में अक्सर देखने को मिलते हैं। टेल्स कैल्विन दैट ही इज आल्सो पार्टनर इन द फर्म, उसने कैल्विन को कहा कि भाई मैं भी इस फर्म में पार्टनर हूँ। रिचर्ड हु ओवर हियर्स दिस टॉक ऑफ लियोनार्डो टू केविन, अब वो केविन को बता रहा था, लेकिन किसने, रिचर्ड ने भी सुन ली। अब रिचर्ड इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन गया। अब अगर रिचर्ड किसी भी किस्म का कोई क्रेडिट कर्जा फर्म को दे देता है, फर्म जो है वो डिफॉल्ट कर जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो मिस्टर रिचर्ड जो है वो लियोनार्डो को भी सू कर सकता है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पार्टनर बाय स्टॉपल या होल्डिंग आउट बन चुका है। ये सिंपल सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है साइलेंस एज रिप्रेजेंटेशन।
ये कंसेप्ट भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर एक पार्टनर, आपको कोई बंदा कह रहा है कि ये हमारी फर्म का पार्टनर है, आप आगे से हंस देते हो, आप कहते हो ये मजाक कर रहा है, लेकिन आपका मुस्कुराना है, आप थर्ड पार्टी को तो नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये मजाक कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इसको, इस साइलेंस को या आपके मुस्कुराने को, आपकी खामोशी को हाँ तस्वर करती है, तो आप पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन जाते हो। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अनवर इंट्रोड्यूस नादिर टू जफर एज हिज पार्टनर when in fact he is not so and नादिर keeps silent। अब अनवर ने नादिर को जो है वो अपना पार्टनर बताया जफर को, तो जो नादिर है वो खामोश रहा, तो इस खामोशी की वजह से जफर ने समझा ये पार्टनर है, जिसकी वजह से वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट तस्वर कर लिया जाएगा। अब अनवर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो जफर जो है वो नादिर को लायबल बना सकता है होल्डिंग आउट की बेसिस पे। ये सिंपल सा केस था, कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ये नॉलेज ऑफ थर्ड पार्टी, अभी तक जितनी भी हम बात करते आ रहे हैं कि भाई थर्ड पार्टी के हवाले से थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन रहा है नहीं बन रहा, उसको नहीं, उससे कोई हमें मतलब नहीं है, थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए। अब थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है, थर्ड पार्टी तक रिप्रेजेंटेशन पहुंची नहीं है कि ये बंदा पार्टनर है। आप किसी को बता, आप जो है वो मिस्टर ए को कहते हो मैं फलां फर्म का पार्टनर हूँ, मैं फलां फर्म का पार्टनर हूँ, मिस्टर सी आके आपकी बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ना उसे कहीं से पता चला, ना उसने आपकी बातें सुनी, उस तक रिप्रेजेंटेशन पहुंची नहीं है, तो आप बिल्कुल भी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कंसिडर नहीं हो गए। थर्ड पार्टी का नॉलेज जो है वो बेसिक चीज़ है। आमिर टेल्स बिलाल सप्लायर विद इन द हियरिंग ऑफ कासिम दैट ही इज a partner in partnership firm of Qasim. Qasim does not object to this statement of Amir. Later, Bilal supplies certain goods to Amir, who pretends to act as partner with Qasim. Qasim will be liable to pay the price. Qasim, by keeping quiet and led Bilal to believe that Amir is a partner. ये तो पिछली वाली एग्जाम्पल्स थी कि थर्ड पार्टी को किसी तरह पता चल गया, तो थर्ड पार्टी के हवाले से वो बंदा जो है वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या स्टॉपर बन गया। आप इस एग्जाम्पल को जरा गौर से देखें। जामिर हु इज़ नॉट अ पार्टनर इन द फर्म कंसिस्टिंग ऑफ रहमान एंड सलमान की एक फर्म है। जामिर क्या है, कोई पार्टनर नहीं है, तो जामिर ने रिप्रेजेंट किया अनवर को, रिप्रेजेंट्स टू अनवर दैट ही इज आल्सो पार्टनर इन द फर्म। उसने अनवर को कहा है कि मैं फर्म में पार्टनर हूँ। बाबर हु डज नॉट नाउ ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, बाबर को पता ही नहीं रिप्रेजेंटेशन का, बाबर को ने ना उसको अनवर को कहते हुए देखा, ना बाबर को अनवर ने बताया, बाबर को रिप्रेजेंटेशन का पता ही नहीं है। गिव्स क्रेडिट टू द फर्म ऑफ रहमान एंड सलमान, उसने रहमान एंड सलमान की फर्म को कर्जा दे दिया। बाबर कैन नॉट मेक जामिर लाइबल, बाबर जामिर को लाइबल नहीं ठहरा सकता होल्डिंग आउट के बेसिस पे, क्योंकि उस तक रिप्रेजेंटेशन पहुंची नहीं है। देखिए होल्डिंग आउट का जो कंसेप्ट है, इसमें मेन चीज़ है थर्ड पार्टी का नॉलेज। थर्ड पार्टी को अगर किसी तरह से रिप्रेजेंटेशन पहुंच गई है, उसके इशारों से चाहे पहुंच गई है, चाहे किसी भी तरह से डायरेक्टली पहुंची है, इनडायरेक्टली पहुंची है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी को पहुंच गई है ना रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरह से, तो वो थर्ड पार्टी के नॉलेज पे बिलीव करता है। अगर आपने किसी को अपने आप को पार्टनर कंसिडर किया, देखें अगर आपने कोई पार्टनर का ही नहीं, आप अपने आराम से घर में बैठे हुए हैं, कोई और बंदा, आपने किसी को पार्टनर तस्वुर ही नहीं किया, कोई और बंदा कहता है, वो आपको पार्टनर बताता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बताता है, वो कहता है फलां बंदा फलां फर्म का पार्टनर है। अब आप अपने घर बैठे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको वो किसी फर्म के साथ लिंक कर देता है, तब आप पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नहीं बनोगे, आप खुद रिप्रेजेंट करोगे, आप वहाँ पे खुद मौजूद हो, आपकी मौजूदगी में वो बंदा बात करता है, आप आगे से खामोश रहते हो, मुस्कुरा देते हो, आप समझते हो ये मजाक कर रहा है, तो थर्ड पार्टी परसीव कर जाती है कि ये बंदा वाकई पार्टनर है। थर्ड पार्टी के पास एक रीजनेबल रीजन पहुंच जाती है, उसके पास एक रीजनेबल वजह है ये बिलीव करने की कि आप पार्टनर हो, तब आप पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बच जाओगे। लेकिन इन केस आप अपने घर में आपसे बैठे हुए हो, कोई बंदा कहता है कि वो हमारा पार्टनर है, तो आप पार्टनर ऐसे ही नहीं बन जाओगे, ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल सी बात होगी। तो थर्ड पार्टी का एक तो नॉलेज जो है वो ज़रूरी है, दूसरा उसमें थोड़ा लॉजिक भी होना चाहिए।
आपने खुद को रिप्रेजेंट भी किया हो, आपने कुछ किया भी हो, आप फजूल में घर बैठे हुए जो है वो लाइबल नहीं करार दिए जा सकते। एप्लीकेशन ऑफ होल्डिंग आउट ऑन आउटगोइंग पार्टनर्स, इसकी बात कर लेते हैं। आउटगोइंग पार्टनर्स का क्या मतलब है? रिटायरिंग पार्टनर। एक पार्टनर होल्डिंग आउट में जब हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टनर्स को, तो हम यही देख रहे हैं ना कि ये बंदा असल में पार्टनर नहीं है। तो जो पार्टनर रिटायर हो गया, क्या वो असल में पार्टनर है? क्या वो असल में पार्टनर है? जो बंदा रिटायर हो चुका है वो असल में पार्टनर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब वो रिटायर हो गया, लेकिन लोगों को थोड़ी पता है कि वो रिटायर हो गया। लोग उसको पार्टनर समझेंगे, उससे डील करेंगे, उसको लायबल बनाएंगे, तो वो भी पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट बन जाएगा। वो भी पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट बन जाएगा, जो बंदा रिटायर हो चुका है। इसीलिए जब कोई बंदा रिटायर होता है तो उसके लिए ज़रूरी है, सिवाय स्लीपिंग पार्टनर के। क्यों? स्लीपिंग पार्टनर का तो लोगों को पहले ही नहीं पता ये पार्टनर है भाई, उसका तो पहले ही नहीं पता लोगों को पार्टनर है, तो वो रिटायर हो रहा है या है, उससे कोई सरोकार नहीं। कोई एक्टिव पार्टनर जो है वो अगर रिटायर हो जाता है तो उसे लोगों को बताना चाहिए कि मेरा अब इस फर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो लोगों को नहीं बताता, नोटिस नहीं देता, न्यूज़पेपर में नोटिस नहीं देता, तब क्या समझा जाएगा? तब ये समझा जाएगा कि वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है। कोई इससे डील कर लेता है तो वो भी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन दो किस्म के पार्टनर्स को इसमें एग्जेम्पशन हासिल है। एक मरा हुआ पार्टनर, लॉजिकल सी बात है ना कि मरा हुआ पार्टनर जाके लोगों को कैसे बताएगा कि भाई मैं मर चुका हूं, मैं अब इसका पार्टनर नहीं रहा। मरा हुआ पार्टनर इसकी एग्जेम्पशन में आता है। दूसरा आता है इंसॉल्वेंट पार्टनर, जिसका दिवालिया निकल चुका है, उसके पास तो बेचारे के पास पहले ही कोई प्रॉपर्टी नहीं बची, कोई पैसा नहीं बचा, तो वो भी, उसके लिए भी ये एग्जेम्पशन है कि वो लोगों को ना बताए, वो नोटिस ना दे पब्लिक को। तो यही बात है, द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट एज अप्लाइज इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, हाउएवर इट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ डिजीज यानी मरा हुआ, और इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। डिजीज और दिवालिया इंसॉल्वेंट पार्टनर पे ये होल्डिंग आउट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ सलमान, नुमान एंड जिशान एंड रहमान। 4 पार्टनर्स हैं। रहमान रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, रहमान जो है वो रिटायर हो गया फर्म से, बट फेल्स टू गिव पब्लिक नोटिस, लेकिन पब्लिक नोटिस वो नहीं दे सका। एंड हिज नेम कंटिन्यूज टू बी यूज ऑन लेटर हेड्स, उसका नाम फर्म के लेटर हेड्स पे यूज किया जा रहा है। इज रहमान लायबल टू द डेट कॉन्ट्रैक्टेड सब्सिक्वेंट टू हिज रिटायरमेंट? तो यस, बिल्कुल रहमान होल्डिंग आउट के कंसेप्ट के हवाले से पार्टनर तस्वर किया जाएगा और वो डेट्स के लिए बिल्कुल लायबल होगा बाय होल्डिंग आउट। अब ये उनका होल्डिंग आउट में भी इंटरनल मैटर है। इंटरनल मैटर है कि भाई अब ये पार्टनर रिटायर हो चुका था, इसने नोटिस नहीं दिया था, इसको जुर्माना डालना है कि नहीं डालना, ये उनका इंटरनल मैटर है। हम देख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ ताल्लुकात, तो थर्ड पार्टी के हवाले से वो भी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जो है वो लायबल होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। रिजवान अहमद एंड अशरफ, Rizwan Ahmed, Ashraf and Tanveer are partners. An order is placed with Habib for supplying a certain quality goods to the firm on credit. ये 4 लोग पार्टनर्स हैं। उन्होंने हबीब के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, वो गुड्स क्रेडिट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बिफोर हबीब कुड सप्लाई द गुड्स, तनवीर डाइड। गुड्स सप्लाई करने से पहले ही तनवीर मर गया। Being totally ignorant about the fact of that, Rizwan Ahmed and Ashraf subsequently become insolvent. बाकी 3 पार्टनर्स क्या हुए? इंसॉल्वेंट हो गए। हबीब कैन नॉट मेक तनवीर स्टेट लायबल फॉर हिज डेट। तो अब हबीब जो है वो तनवीर के हिस्से को लायबल नहीं ठहरा सकता, क्यों? वो पहले ही मर चुका था। द डेट accrues after the delivery of the goods which has been made after Tanveer's death, and estate of a deceased partner is not liable for the debts of the firm contracted after his death, irrespective of no public notice of death. जैसे जिस दिन उसकी डेथ हुई है ना, तो डेथ तक जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, तो तनवीर का हिस्सा है ना, तनवीर की जितनी प्रॉपर्टी है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में उसको लायबल तस्वर किया जा सकता है। लेकिन जिस दिन उसकी डेथ हो गई ना, उसके बाद फर्म में जितना भी काम हुआ है उसके लिए वो मरा हुआ इंसान लायबल कंसिडर
नहीं किया जा सकता, बाकी लोग लायबल कंसिडर किए जा सकते हैं। इसी तरह इंसॉल्वेंट इंसान भी जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हो गया उसके बाद लायबल कंसिडर नहीं किया जा सकता। ये सिंपल सा कंसेप्ट है आउटगोइंग पार्टनर्स का कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसको भी होल्डिंग आउट के कंसेप्ट के हवाले से जो है वो डिस्कस किया जा सकता है, वो भी लायबल होगा बाय होल्डिंग आउट। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके लिए लाजमी है इस होल्डिंग आउट से बचने के लिए वो पब्लिक नोटिस दे कि भाई मैं जो हूँ वो रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन मरा हुआ और दिवालिया जो पार्टनर है उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो लोग पब्लिक नोटिस दें। ये कंसेप्ट्स आप एक बार रिवाइज कर लें, पढ़ लें यहाँ पे वीडियो पॉज करके। उसके बाद हम 3 तकरीबन क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं और अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 स्प्रिंग 2019 में जो है वो आया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट एज डिस्क्राइब्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट। कि भाई होल्डिंग आउट का कंसेप्ट डिस्क्राइब कर दो। तो ये तो सिंपल सा रट्टे वाला क्वेश्चन उसने पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए स्प्रिंग 2017 में आया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अमजद इंजॉयज अ वेरी गुड क्रेडिट स्टैंडिंग इन द मार्केट। अमजद का जो है वो मार्केट में नाम बना हुआ कि एक अर्जा वर्जा टाइम पे वापस कर देता है। काशिफ ओनर ऑफ काशिफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिप्रेजेंट्स अजमल अमजद हैज हिज पार्टनर। काशिफ ने क्या किया, अमजद को अपना पार्टनर जो है वो रिप्रेजेंट किया। कलीम ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन सप्लाइड लैपटॉप टू काशिफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन क्रेडिट। इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कलीम ने जो है वो काशिफ इलेक्ट्रॉनिक्स को लैपटॉप्स प्रोवाइड कर दिए। काशिफ डिफॉल्टेड एंड कलीम फाइल्ड सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट अगेंस्ट बोथ अमजद एंड काशिफ। तो डिफॉल्ट कर गया भाई जो है वो काशिफ, कलीम ने दोनों पे मुकदमा कर दिया, अमजद पे भी काशिफ पे भी। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एक्सप्लेन वेदर अमजद वुड बी लायबल टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू कलीम। तो भाई अमजद तो बेचारा अपने घर पे बैठा हुआ है, अमजद को कुछ पता ही नहीं। अब कोई भी बंदा उसका नाम लेके कर्जा लेता रहे तो ये कोई लॉजिकल बात तो ना हुई। तो अमजद किस तरह से लायबल तस्वर किया जा सकता है। अमजद को अगर अमजद खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज अ पार्टनर और कहीं पे ये बात किसी को पहुंच जाती, किसी थर्ड पार्टी को पहुंच जाती, तब तो हम इस तरह की कोई बात कर सकते थे। अमजद वुड बी रिगार्डेड एज पार्टनर बाय स्टॉबल और होल्डिंग आउट इफ ही नॉइंगली परमिटेड हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म बाय काशिफ। अगर उसने खुद अपने आप को रिप्रेजेंट किया होता या दूसरों को रिप्रेजेंट करने दिया होता अपनी मर्जी से। कलीम ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड क्रेडिट टू द फर्म। इट डज नॉट मैटर वेदर अमजद डज और डज नॉट नाउ द रिप्रेजेंटेशन हैड रीच द कलीम। और अगर इस तरह की कोई रिप्रेजेंटेशन की होती तो हम ये ना देखते कि अमजद को पता है कि नहीं पता। अमजद को पता है कि नहीं पता, हम देखते थर्ड पार्टी को किस तरह से पहुंचा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास कोई रीजनेबल रीजन मौजूद नहीं थी उसको जो है वो पार्टनर कंसीडर करने की। Therefore, in such a case, Amjad would be liable for the outstanding amount to claim. However, Amjad would not be considered as holding out partner if he has denied the Kashif's representation in public, holding him as a partner in a firm, or if he has no knowledge of Kashif's representation. अगर तो उसे पता ही नहीं है काशिफ की रिप्रेजेंटेशन का, तब भी वो पार्टनर नहीं होगा। अगर उसे पता चला काशिफ की रिप्रेजेंटेशन का और उसने डिनाई कर दिया कि भाई मैं इसका पार्टनर नहीं हूं, तब भी वो जो है वो पार्टनर कंसीडर बाय होल्डिंग आउट नहीं होगा। अदरवाइज वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कंसीडर होगा। तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो हमने कोई भी राय कायम नहीं करनी, हमने इफ़ यूज़ करके दोनों जो पहलू है उनको डिस्कस कर देना है। यही काम उसने इस आंसर में किया। पहले उसने प्रोविजन लिख दी और उसके बाद इफ़ यूज़ करके दोनों तरह से आंसर लिख दिए कि भाई अगर तो इस प्रोविजन पे वो पूरा उतरता है तो वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो चुका है, अगर इस पे पूरा नहीं उतरता तो वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स के लिए ऑटम 2015 में पूछा गया था और आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 13 है। Meher, Abid, Rani and Azra were partners in Abid Associates, a firm of town planners and consultants.
अब वो क्या काम करते हैं, टाउन प्लान करते हैं और कंसल्टेंट्स हैं। बारी बिल्डर्स सप्लाई गुड्स टू आबिद एसोसिएट्स ऑन क्रेडिट, उसने आबिद एसोसिएट्स को कर्जे पे जो है वो गुड्स प्रोवाइड की। अब डाइड ऑन 5 जनवरी 2015, अब आबिद मर गया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो आबिद के मरने से पहले जितनी ट्रांजैक्शन हुई उनमें आबिद का जो हिस्सा है वो लायबल होगा, लेकिन उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुई तो आबिद का हिस्सा लायबल नहीं होगा। 5 जनवरी के बाद जितनी ट्रांजैक्शन होंगी आबिद का हिस्सा लायबल नहीं होगा। मेहर, रानी एंड अजीरा डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस इन द ओल्ड फर्म्स नेम, ठीक है। However, neither the surviving partner nor the representative of Abid gave public notice to this effect. तो जो आबिद के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने किसी को नहीं बताया, कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि आबिद मर चुका है। ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ मेजर क्लाइंट, आबिद एसोसिएट्स वाज फेसिंग डिफिकल्टी इन द मेकिंग पेमेंट टू बारी बिल्डर्स। आबिद एसोसिएट जो कि फर्म का नाम है और इसी फर्म के नाम से अभी तक काम चला आ रहा है, उनका मेजर क्लाइंट जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, जिसकी वजह से उनको पैसों की काफ़ी दिक्कत हो गई और बारी जो बिल्डर्स हैं उनको वो पैसे पे नहीं कर पा रहे हैं। When बारी बिल्डर्स इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, जब बारी बिल्डर्स ने इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता चला कि आबिद जो है वो मर चुका है। दे हैव नाउ फाइल्ड सूट्स फॉर द रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस सिवियरली अगेंस्ट आबिद इस्टेट एंड मेहर। उन्होंने 2 लोगों पे मुकदमा किया। अब जो थर्ड पार्टी है उसके पास हक हासिल होता है, चाहे एक पे मुकदमा करे, चाहे 2 पे करे, चाहे सब पे करे। उन्होंने 2 पे किया, एक आबिद इस्टेट यानी आबिद के हिस्से पे, दूसरा मेहर पे। आबिद तो मर चुके हैं, आबिद पे मुकदमा नहीं हो सकता। आबिद का जो अब हिस्सा बना है ना पार्टनरशिप में, उस पर मुकदमा किया और मेहर पे मुकदमा किया। एज द क्रेडिट वॉज एक्सटेंडेड ऑन द फेथ ऑफ आबिद एंड मेहर, उसने कहा हमने जो क्रेडिट पे सामान प्रोवाइड कर रहे थे, उधार पे प्रोवाइड कर रहे थे, ये सिर्फ आबिद और मेहर की वजह से था, तो हम इन दोनों को इशू करेंगे। इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्सप्लेन वेदर बारी बिल्डर्स आर जस्टिफाइड इन फाइलिंग द सूट एंड वुड दे सक्सीड इन रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट अंडर द अबव सर्कमस्टांसिस। तो पहली बात कि भाई आबिद के मरने से पहले जो कुछ हुआ, जो उन्होंने क्रेडिटर्स पे जो भी ट्रांजैक्शंस की, तब तक तो आबिद रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है कि आबिद के मरने के बाद जो नया बिजनेस है आबिद एसोसिएट का, बाकी पार्टनर्स हैं, तब उनका कोई क्लाइंट डिफॉल्ट किया और फाइनेंशियल क्राइसिस उन पे तब आया। तो तब जितने भी मसले हुए हैं उसके लिए आबिद का हिस्सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, चाहे उसके मरने का पब्लिक नोटिस दिया गया है या नहीं दिया गया। तो आबिद उसके हवाले से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आबिद का हिस्सा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मेहर की बात है, वो पहले भी पार्टनर था, वो अब भी पार्टनर है, तो उसको शू किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये जो है बिल्डर्स के पास, बारी बिल्डर्स के पास हक हासिल है, वो उसको बिल्कुल शू कर सकते हैं। लेकिन आबिद के हिस्से को उसके लिए शू नहीं कर सकते जो आबिद के मरने के बाद काम हुए हैं। अब मेहर, ये अलग बात है कि मेहर को जब शू किया जाएगा, सब मेहर से रिकवरी की जाएगी, तो मेहर, रानी और अजरा को के साथ मिलके इस सब को जो है वो कंपनसेट करवाएगा। अपना जितना भी नुकसान हुआ है रानी और अजरा जो है वो कंपनसेट करेंगी। लेकिन फिल वक्त आबिद जो है वो उस पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो उसकी डेथ के बाद हुआ, 5 जनवरी के बाद हुआ। मेहर जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल है। तो यही उन्होंने आंसर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि हमारा रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ऑटम 2021 में आया था। इसको शायद मैं एक बार डिस्कस भी कर चुका हूँ किसी और कंसेप्ट के हवाले से, शायद 11 या 12 चैप्टर में। तो ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऑटम 2021 में आया था। इसे होल्डिंग आउट के कंसेप्ट से भी देख लें। इबाद इंगेज्ड इन द फिशिंग बिजनेस हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विद असलम हु इज़ अ सीजन्ड एज वेल नाउन बैंकर। असलम क्या है, एक वेल नाउन बैंकर है। इबाद जो है वो उससे फ़िशिंग बिजनेस में जो है वो इन्वॉल्व है। उसने महमूद को कहा फॉर द सप्लाई और फिशिंग ट्रॉलर फॉर द एक्सपेंशन ऑफ हिज फ्लीट वेसल्स। उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए महमूद को कहा कि भाई जो मुझे प्रोवाइड किए जाए फिशिंग ट्रॉलर उधार पे, और उसने रिप्रेजेंट किया असलम को अपना पार्टनर।
महमूद ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इबाद सोल्ड द ट्रॉलर टू इबाद ऑन क्रेडिट। तो उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से उसने उधार पे इबाद को दे दिया ट्रॉलर। सब्सिक्वेंटली इबाद डिफॉल्टेड इन द मेकिंग पेमेंट एंड महमूद फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट असलम फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। तो बाद में डिफ़ॉल्ट कर गया इबाद और उसने जो है वो असलम पे थर्ड पार्टी ने मुकदमा कर दिया। तो सवाल हमसे ये है कि असलम जो है क्या वो होल्डिंग आउट के ज़रिए पार्टनर तस्वुर किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। वो बेचारा तो अपने घर में बैठा हुआ था आराम से। अगर इस रिप्रेजेंटेशन के बारे में असलम को पता था और उसने डिनाई नहीं किया तब तो हम कह सकते हैं कि असलम जो है वो लाइबल हो जाएगा बाय होल्डिंग आउट से, अदरवाइज़ ये लाइबल नहीं होगा। बिल्कुल यही आंसर जो है वो उन्होंने आंसर की सूरत में लिखा हुआ है। इसमें प्रोविजन 3 चीज़ें शामिल है आंसर में, एक प्रोविजन, एक उसकी एक्सप्लेनेशन केस की और तीसरा डिसीजन। अगर हमें चीज़ें जो हैं वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन में, हम अजम्पशन की बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं करेंगे, हम बल्कि जो है वो डिसीजन को में इफ़ यूज़ करके दोनों तरह से, दोनों पहलुओं से डिसीजन को लिख देंगे। यही चीज़ उन्होंने की है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको अब आप जो है वो होल्डिंग आउट के कंसेप्ट के हवाले से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा होल्डिंग आउट का कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। इंशाल्लाह 2 दिन और लगेंगे और हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। फिर आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। कल होपफुली आप लोग इसको तैयार करेंगे अच्छे तरीके से। जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जो याद करने वाली हैं, बेसिकली ज़्यादा काम समझने वाला है। जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छा आप जो है वो चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।